गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 6 द ह्यूमन आई। वो जो टॉपिक हमारे पास लास्ट हमने ह्यूमन आई के बारे में कुछ पढ़ा था, आज हम उसी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था कि ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है उसको रीड किया था और जो उसकी पार्ट्स हैं उनको रीड किया था। तो ये हमारे पास ह्यूमन आई थी। ये कॉर्निया, आईलेंस, आइरिस, सिलियरी मसल्स, यहाँ पर रेटिना, यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट, इस वाले पार्ट के अंदर क्या होता है विट्रस ह्यूमर, इस वाले पार्ट के अंदर एक्वस ह्यूमर, और यहाँ पर ये वाली जो है इनको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्लियर? इन सभी की टर्म्स हमने पढ़ ली थी और इनकी वर्किंग और फंक्शन के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ टर्म्स लेकर आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टर्म है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? ए पर्सन ऑफ नॉर्मल विजन इज सैड टू सफ़र फ्रॉम ए कलर ब्लाइंडनेस इफ ही इज़ अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। यानी कि कलर ब्लाइंडनेस कब होगा? जब कोई एक आदमी कुछ कलर्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट ना कर सके, डिफरेंस ना बता सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ विद द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स in such a way that sharp image of object at different position from the eye is formed on the retina is known as accommodation of the eye। यानी कि accommodation जो होता है वो हमारे पास एबिलिटी होती है ह्यूमन आई की, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नज़दीक रखा हो या फिर दूर रखा हो। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो हमारे नज़दीक रखा है तो वो भी हमें उसकी भी इमेज क्लियरली दिखाई देती है, और एक ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो उसकी इमेज भी क्लियर दिखाई देती है। तो जो आई के अंदर जो लेंस है वो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, और कोई एक ऑब्जेक्ट आपको क्लियर कब दिखाई देता है? जब उसकी इमेज फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर बने। तो एक बार तो हमने ऑब्जेक्ट नज़दीक लिया, उसकी इमेज फॉर्मेशन भी रेटिना के ऊपर बन रही है, और उसी टाइम के ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट दूर भी देख रहे हैं तो उसकी इमेज फॉर्मेशन भी आपकी रेटिना के ऊपर बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी। फोकल लेंथ क्या होगी? चेंज होगी। यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस आई के अंदर है, आई का जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट नज़दीक रखा है तो उसकी फोकल लेंथ रेटिना के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर करना चाहिए? रेटिना के ऊपर। जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी के ऊपर रख दिया तब भी उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होनी चाहिए? रेटिना के ऊपर होनी चाहिए। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर रखा है होता है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो जाती है? रेटिना के ऊपर। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर नहीं होता है तब उसकी इमेज फॉर्मेशन फोकस के ऊपर नहीं होती है, उससे कुछ पहले या फिर बाद में होती है। तो मतलब आपके पास इमेज बननी चाहिए रेटिना के ऊपर, और दोनों ही केस के अंदर फोकस के ऊपर इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। आई का जो साइज है वो कम और ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आई के अंदर जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, वो अपनी फोकल लेंथ को क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। किसके द्वारा? सिलियरी मसल्स के द्वारा, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज रेटिना के ऊपर बनेगी। तो जो नॉर्मल आई के लिए जो शार्प इमेज जो रेटिना के ऊपर बनती है, तो उसके लिए अगर हम पावर ऑफ अकोमोडेशन निकालना चाहें नॉर्मल आई के लिए, तो पावर हमारे पास क्या होती है? दैट इज इक्वल्स टू 100/f। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब f सेंटीमीटर के अंदर होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। तो मीन्स अगर हम फोकल लेंथ 25 ले लें तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी? 100/25 मीन्स 4 डायोप्टर। अब दो टर्म्स आती है, यहाँ पर मैंने 25 क्यों लिया
वो टर्म का कंक्लूजन निकलेगा इस टॉपिक के अंदर। तो पहली टर्म हमारे पास है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम एन आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड सो दैट इट्स शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना विदाउट स्ट्रेन। यानी कि नियर पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट होगा जो आई के नज़दीक से नज़दीक जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो उस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज रेटिना के ऊपर बने, लेकिन वहाँ पर रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी तो आपकी माइंड के ऊपर कोई स्ट्रेन भी नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर वो नज़दीक से नज़दीक पोजीशन होगी, तो जहाँ पर उसकी रेटिना के ऊपर इमेज बन रही है, तो वो नज़दीक वाला जो पॉइंट है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज रेटिना के ऊपर बना पा रहे हैं, तो वो आई लेंस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो सेपरेशन होती है वो कहलाती है नियर पॉइंट। फॉर नॉर्मल आई of an adult human being, the distance of near point is 25 सेंटीमीटर। यानी कि नॉर्मल आई के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर रखते हैं तो उसकी इमेज फॉर्मेशन क्लियरली रेटिना के ऊपर बन जाती है विदाउट स्ट्रेन। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो अभी मैंने ऊपर वाले टॉपिक के अंदर ये वाली 25 वैल्यू यूज़ की थी वो इसी के कारण की थी, क्योंकि नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। और जो ये डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फार पॉइंट, द फारदेस्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ह्यूमन आई सो दैट शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज नोन एज फार पॉइंट। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखें और उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज रेटिना के ऊपर बन जाए तो वो हो जाएगा फार पॉइंट। नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है? इन्फिनिटी के ऊपर होता है। रेंज ऑफ विजन, रेंज का मतलब कि ऑब्जेक्ट को वो कहाँ से कहाँ तक देख सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ ए आई इज नोन एज रेंज ऑफ विजन। जो ऑब्जेक्ट की नज़दीक पोजीशन होगी और दूर की पोजीशन होगी उनके बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अगर उसकी इमेज फॉर्मेशन क्लियरली हमारी रेटिना के ऊपर बन जाती है तो जो बीच में जो गैप हो गया नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में तो वो कहलाता है रेंज ऑफ विजन। तो अभी हमने देखा कि नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट हमारे पास 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट हमारे पास इन्फिनिटी होता है। तो रेंज ऑफ विजन जो होगी वो हमारे पास नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक हम ले सकते हैं। थैंक यू।